हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सो व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्कीन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को कॉमनली पता ही होगा कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। क्योंकि कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त आप लोगों ने ये सेंटेंस बारी बारी सुना होगा अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, तो ये अब तक आपको याद हो चुका होगा। लेकिन इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है वो शायद आप लोगों को इतना क्लियर ना हो। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे लॉजिकली कि ऐसा क्यों होता है, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को यही क्लैरिटी नहीं है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। सबको ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होती क्या चीज है, ठीक है, और शायद किसी किसी को ये भी एग्जैक्टली एज पर द डेफिनेशन ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम एक छोटे बच्चे की तरह बात करें तो आप सबको पता है कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। बट अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, अब आप सीनियर स्टूडेंट्स हो, तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में। तो जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, जब वो इक्वल हो जाता है टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जब वो इसके इक्वल हो जाता है तब आप कहते हो कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि उसके वेपर्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, अब देखो यार, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेती हूँ पानी का। ठीक है, आप लोगों ने सबने घर में क्या कर रखा है, पानी को बॉइल कर रखा है, और आप सब जानते हो कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बात तो जानते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज जो दूसरे आपके लिक्विड्स होते हैं उनका इतना भी ज्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर हम इथेनॉल की इन सब की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम हीटिंग करते हैं, मान लो ये मैंने एक ग्लास ली या मैंने कोई भी एक बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने क्या रख लिया, वाटर। तो जब हम इसको हीट करते हैं और आप देखते हो कि ऊपर से स्टीम निकल रही है, यानी कि ऊपर वेपर्स बन रहे हैं वाटर के, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाटर मॉलिक्यूल टूट चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। वो अभी बस अपनी स्टेट को चेंज कर चुका है। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, वो गैसीय स्टेट में है, पर इसका भी फॉर्मूला H2O ही है, इसका भी फॉर्मूला H2O ही है। तो हुआ क्या है एक्चुअली, एक्चुअली हुआ ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच के ये जो बॉन्ड्स है ना, सिर्फ आपने उसको ब्रेक किया है, आपने मॉलिक्यूल इटसेल्फ को तोड़ा नहीं है। जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के जो बॉन्ड्स थे आपने सिर्फ उसको ब्रेक किया है। उसको ब्रेक करने की वजह से जो इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गए। जब आपने हीट किया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब कौन कितने, किसके बीच में कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो जाती है। अब ये तो बात हुई वाटर मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये सिंपल था समझाने के लिए, क्योंकि सबने पानी को देख रखा है इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखो इस तरह की ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना ही वो इस तरह से पोलर होते हैं। जैसे ये तो पोलर नेचर का था, यानी कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी थे। बट जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये लंबे लंबे क्या होती है, चेन्स होती हैं। तो मैं कोई एक इस तरह की लीनियर चेन या फिर कोई रिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, मान लो मैं एक चेन बना लेती हूँ, तो अब यहाँ पे ये एक दूसरी चेन है, मतलब पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इस तरह की ढेरों सारी चेन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड अगर आप देखो तो मेजरली कौन है, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही सब है। इन सभी बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ना के बराबर है। तो इस वजह से ये पूरी तरह से नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर है इसका मतलब ना तो यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, जैसा कि हमने वाटर के केस में देखा था। तो यहाँ पे फिर किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, वहां पे तो कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, वेंडरवॉल फोर्सेस भी थे। देखो यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे वेंडरवॉल फोर्सेस भी हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, साथ ही साथ यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, क्योंकि दोनों ही जो आपके कंपाउंड्स हैं वो आप देख आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर के हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और वेंडरवॉल जितनी बड़ी ये चेन होगी, ठीक है, उतने ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ
जो वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि चेन खुली हुई है ना, तो खुली हुई है तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, वीक ही सही, वेंडर वॉल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं बट कम ही सही, लेकिन उनका नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे क्योंकि इंटरेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइल करते वक्त आप ये बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच के इन बॉन्ड्स को आप तोड़ते हो, ना कि मॉलिक्यूल इटसेल्फ को। तो अगर लेंथ बड़ी है, यानी कि अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड की आप बात कर रहे हो, तो आप देखोगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट, ये सेंटेंस लिखा होता है किताबों के अंदर कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उस हिसाब से लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, कई बार इसमें ये इस तरह से भी लिखता है कि सरफेस एरिया, लेंथ बड़ी होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिससे वेंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। बट अगर हम ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है, अगर मैंने मान लो कि बहुत ज्यादा ब्रांचिंग कर दी, इसी कंपाउंड की अगर मैं बात करूं जिसको मैंने शो कर रखा है, अब इसकी मैं ना ब्रांचिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो मान लो कि चलो मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, आप चाहे तो उसका भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने देखो इसको एक टर्शरी कंपाउंड बना दिया है ना। अब इस कार्बन के यहाँ पे इस तरफ भी एक CH3 ग्रुप, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। तो अब इसका शेप कैसा हो गया? अब इसका शेप जो है ना वो एक सर्कल जैसा हो गया। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम ब्रांचिंग तो 4 ही हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम आपका कार्बन 4 डिग्री का हो सकता है। इसी तरह से मान लो अभी आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कि कुछ ये भी एक स्फेयर सा बन चुका है, इसी तरह से और भी बहुत सारे स्फेयर होंगे। अब जब ये स्फेयर सा बन गया ना, तो इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो देखो आप कितने मिनिमम स्पेस के लिए हो गए। पहले जब साइज बड़ी थी, लेंथ बड़ी थी, तो इंटरेक्शन ज्यादा हो रहे थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुके हैं क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उनका कम हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है, जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो ऐसे में लेंथ तो आपकी रिड्यूस हो ही गई है ना, लेंथ तो रिड्यूस हो ही गई क्योंकि अब वो थोड़ा स्फेरिकल टाइप का शेप हो गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंटर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अब वो बहुत कम ही स्पेस पे हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी बहुत आसानी से आप थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे और ये इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा था, यानी कि हायर टेम्परेचर देना पड़ रहा था जिससे कि उनको बॉइल किया जा सके। आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ब्रांचिंग से रिलेटेड पूछा था, सो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो कि वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ना, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि कौन से हैं, वेंडर वॉल, वो भी कम हो जाएंगे। वेंडर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे तो आप कहोगे कि बहुत इजीली आपका सब्सटेंस जो है वो बॉइल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आप देख रहे हो कि सरफेस एरिया कम, वेंडर वॉल कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। क्लियर? सो आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहले से बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया क्या होता है उसको समझते होंगे, बट मैंने बहुत सारे इस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट किया है जिनको बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल मतलब तो पता है, लेकिन उसको अप्लाई किस तरह से करना है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन लोगों के पास में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको पूरा डिटेल में बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक फंडा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई एम श्योर कि मैं कुछ हद तक इसमें सक्सेसफुल हुई होंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पहले से कुछ बेहतर समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताए बिना मत जाना, ठीक है, बता के फिर ही यहाँ से निकलना। चलो, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के साथ में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।